हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन में मोलारिटी, नॉर्मलिटी, कई सारे यूनिट्स है, वो कैसे डिफाइन होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कंसंट्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ओके क्या होता है। ओके, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कंसंट्रेशन क्या है। कि मान लीजिए हमारे पास देखिए कुछ वाटर है, और मान लीजिए 1 किलोग्राम वाटर मैंने ले लिया है। 1 किलोग्राम वाटर, 1 किलोग्राम, ठीक है। और अब मैं सॉल्यूट का कुछ अमाउंट डिज़ोल्व कर देता हूँ। ओके, तो हम बोल सकते हैं सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो जब हम सॉल्यूट का कुछ अमाउंट कोई सॉल्वेंट के फिक्स क्वांटिटी में डिज़ोल्व करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए ये सम अमाउंट है, मैंने अमाउंट ले लिया है 2 ग्राम NaCl सपोज ले लेते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसकी कंसंट्रेशन में क्या कह सकूँगा, 2 ग्राम NaCl पर 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो इसे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बोला जाएगा। ठीक है, ओके। ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे हम H2O का वेट ही लें। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे उसका वॉल्यूम भी होता है, पर यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं कॉमनली। तो इसे हम कॉमनली क्या लिखेंगे, पर यूनिट weight of solvent और per unit volume of solvent solution। हमें ध्यान रखना है, जब भी हम वॉल्यूम का जिक्र करेंगे तो सॉल्यूशन वर्ड आएगा, और वेट का जिक्र करेंगे तो सिर्फ सॉल्वेंट आएगा। ऐसा क्यों, वो हम मोलारिटी और मोलालिटी में ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो किससे बोलते हैं हम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, तो हमें डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved per unit weight of solvent और per unit volume of solution। ओके, तो क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन के डेफिनेशन में। ओके, तो हम कंसंट्रेशन की डेफिनेशन में लिखेंगे कि कंसंट्रेशन इज द टर्म, ओके, द अमाउंट ऑफ solute dissolved per unit weight of solvent or unit volume of solution। ठीक है, तो एक खास ध्यान रखना है, जब हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो वेट आएगा, और सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो वॉल्यूम आएगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट और यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो दिस इज साइड टू बी कंसंट्रेशन। ओके, तो कंसंट्रेशन किस किस टाइप के होते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन में एक होता है मोलारिटी, मोलारिटी रहेगा, एक रहेगा नॉर्मलिटी रहेगा, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोलालिटी। ओके, एक रहेगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक हम बोल देंगे परसेंटेज वेट बाय वेट है। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। नो डाउट फॉर्मालिटी भी, फॉर्मालिटी। ओके, PPM है, तो कई सारे PPM है, PPB है, PP3 है। ओके, तो कई सारे यूनिट। तो ये सारे के सारे यूनिट हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर तुमने कंसंट्रेशन अच्छी तरह से सीख लिया, ओके, तो तुम सॉल्यूशन भी अपने आप लेबोरेटरी में बना सकते हो।
लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कितना कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन, मान लीजिए अगर तुम्हें 5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूट का तुम कितना वेट लोगे और कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लोगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मोलारिटी की। सबसे पहले बात करेंगे कि मोलारिटी क्या होती है। तो सिंपल, पहले मैं बता देता हूँ कि मोलारिटी क्या होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैं सिंपल सी डेफिनेशन बता दी। क्या क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूट का मैं 1 मोल डिज़ोल्व करूँगा, मान लीजिए सम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मैंने ले लिया, 1 मोल डिज़ोल्व कर दिया, और अब मैंने फाइनल वॉल्यूम अगर 1 लीटर कर दिया, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन क्या बोला जाएगी, मोलारिटी। तो मोलारिटी को हम कैपिटल M सिंबल थ्रू नोटेशन करते हैं। तो समझते, मान लीजिए मेरे पास 1 लीटर का मेज़रिंग फ्लास्क है। तो मैं ऐसे करके मेज़रिंग फ्लास्क ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो मेज़रिंग फ्लास्क है उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, ओके। और मुझे NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। NaOH का कितना सॉल्यूशन बनाना है, 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या बोला, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास अब सॉल्यूट क्या है, हमारे पास सॉल्यूट है NaOH, उसका 1 मोल। तो हमें मालूम है 1 मोल सॉल्यूट दैट मीन्स कितना वेट रहेगा, उसके मोलिक्यूलर मास जितना। और NaOH का मोलिक्यूलर मास कितना है, तो हमें मालूम 40 ग्राम पर मोल। तो अगर मान लीजिए ये मैंने 40 ग्राम NaOH ले लिया है, ठीक है, तो ये है 40 ग्राम NaOH। अब मैंने थोड़ा सा वाटर डाला इसमें, ये थोड़ा सा वाटर, और डिज़ोल्व करने की ट्राई की, फिर से थोड़ा सा वाटर डिज़ोल्व करने की ट्राई की, और फिर से। तो मैं थोड़े थोड़े वाटर से पहले NaOH को डिज़ोल्व करने की ट्राई करूँगा। जब NaOH पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा तो पानी से मैं अप टू उसका वॉल्यूम 1 लीटर कर दूँगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी अलग से नहीं डाला है, ठीक है। टोटल NaOH प्लस वाटर, टोटल वॉल्यूम मैंने 1 लीटर बनाया है। इसीलिए कंसंट्रेशन के डेफिनेशन में जब हम सॉल्यूशन वर्ड यूज़ करते हैं तो वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो हमने पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर बनाया है, 1 लीटर पानी अलग से नहीं डाला है, ठीक है। तो मैंने 1 मोल NaOH, ओके, एक टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया है। तो ये जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसकी कंसंट्रेशन हम क्या बोलेंगे, ये बन गया हमारा 1 मोलर NaOH बन गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके, तो दैट इज सेड टू बी मोलारिटी। तो सिंपल हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो मोलारिटी इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। हमें ये भी पता है मोल्स को हम कैसे लिखते हैं। तो मोल्स हम लिखेंगे वेट बाय मोलिक्यूलर मास, ठीक है। और वॉल्यूम तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो वॉल्यूम हम कौन से यूनिट में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास वॉल्यूम लीटर की जगह मिलीलीटर में दिया गया है, तो हमें वेट को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मोलिक्यूलर मास इनटू, ठीक है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे मिलीलीटर में वॉल्यूम लूँगा तो मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल है, डेफिनेशन पर से ही मैंने सॉल्यूशन बनाया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल की जगह मैंने रख दिया वेट बाय मोलिकुलर मास, और इस तरह से मोलैरिटी का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। ओके, तो मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड रहती या नहीं रहती है, ठीक है। तो इतना सा सिंपल मैं बता दूँ, ये सारे जो यूनिट है मोलारिटी, नॉर्मलिटी, सारे यूनिट, जो भी यूनिट में वॉल्यूम रहेगा तो हमें मालूम है वॉल्यूम टेम्परेचर से अफेक्ट होता है,
क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम टर्म आएगी वो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी। तो अभी हमने बता दिया मोलारिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, तो मोलारिटी के डेफिनेशन में वॉल्यूम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, तो अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो मोलारिटी भी चेंज होगी। तो क्योंकि मोलारिटी के डेफिनेशन में वॉल्यूम आता है और हमने बोल दिया वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो मोलारिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड रहती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मोलारिटी। ओके, और मोलारिटी के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे गाइस। कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए कि ऐसे करके कोई क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए ऐसे करके हमारे पास कोई क्वेश्चन 10 ml 2 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम और 10 ml मान लीजिए 1 मोलर H2SO4 मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और मिक्स करने के बाद वाटर पानी ऐड करके हम फाइनल वॉल्यूम बना देते हैं 100 ml। तो जो 100 ml है, ओके, ये जो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला उसकी मोलारिटी, रिजल्टेंट मोलारिटी क्या रहेगी। ओके, तो क्या करेंगे हम। ओके, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिंपल सी बात है, इसमें एसिड है तो इसका जो मोल है वो तो फिक्स ही रहने वाला है। ओके, तो मोल कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, तो हमारा जो ये फॉर्मूला था, ओके, अगर हम मोल यहाँ पे सब्जेक्ट बना देते हैं, इस फॉर्मूला में मोल को अगर सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला पहला कंपोनेंट है, ये वाला दूसरा कंपोनेंट है, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें M1V1। ठीक है, तो HCl के मोल्स मीन्स के HCl में से H के मोल निकाल लिए हमने, प्लस इसका मोल तो रहेगा M2V2, लेकिन यहाँ पे H2SO4 के जितने मोल रहेंगे, ओके, उससे 2 गुना H+ के मोल रहेंगे, क्योंकि जब H2SO4 आयोनाइज होता है तो उसमें से 2 मोल H+ निकल के आते हैं। तो अगर H2SO4 1 मोल है तो उसमें से जो H+ निकल के आएंगे वो 2 मोल, इससे 2 गुना रहेंगे। ठीक है, तो क्या, तो जिसे हम H2SO4 की बेसिसिटी बोलते हैं। तो बेसिसिटी क्या होता है वो हम इसके बाद जो नॉर्मालिटी वाला यूनिट आएगा उसमें सीखेंगे कि एसिड की बेसिसिटी कैसे डिटरमाइन होती है, बेसिसिटी क्या है। ओके, उसी तरह से बेस होता है, उसे अपनी एसिडिटी होती है, वो कैसे डिटरमाइन होता है। तो अभी तो आप इतना ही ध्यान रखिए कि H2SO4 की बेसिसिटी 2 है, तो हमें यहाँ पे उसकी बेसिसिटी को मल्टीप्लाई करनी है। तो दोनों का हमने समेशन कर दिया और फाइनल जो मिक्सचर बनाते हैं उसकी मोलारिटी और वॉल्यूम। ठीक है, तो कॉमनली ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं N1 M1V1 प्लस N2 M2V2 इज इक्वल टू MV। तो वहाँ पे जो N है वो HCl का N फैक्टर और बेसिसिटी बोला जाएगा, N2 है वो H2SO4 का N फैक्टर और बेसिसिटी बोला जाएगा। तो हम देख सकते हैं HCl में तो एक ही H है। ठीक है, तो अगर हम HCl का डिसोसिएशन करेंगे तो उसमें से एक ही H+ निकल के आएगा। ठीक है, तो HCl का जो N फैक्टर बेसिसिटी है वो एक ही है, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया है। ओके, H2SO4 की बेसिसिटी 2 है तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमें तो ये वाला कॉमन फार्मूला याद रखना है। अगर ए फार्मूला में हम इस सारी जो वो दिया गया है, हमें डेटा दिया गया है वो ऐड कर देंगे तो हम फाइनल मोलारिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, मान लीजिए अगर हमें फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml नहीं दिया गया होता, सिर्फ इतना ही बताया होता कि ये दोनों मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसकी मोलारिटी क्या है, तो यहाँ पे हम फाइनल वॉल्यूम क्या लेंगे, तो फाइनल वॉल्यूम हम लेंगे 10 + 10 मीन्स के 20 ml। लेकिन अगर हमें फाइनल वॉल्यूम दिया गया है तो फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे आएगा 100 ml। ठीक है, ओके, तो ये एक पहला वाला केस था कि अगर 2 एसिड का मिक्सचर है, 2 बेस का मिक्सचर है, तो हम यहाँ पे एडिशन करेंगे, समेशन करेंगे।
ओके। जैसा मैंने एसिड के लिए ये समझाया उसी हिसाब से बेस के लिए भी ऐसा ही होता है। बेस के लिए उसकी एसिडिटी होती है, वहाँ भी हमें n फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर केस नंबर हम 2 देखें कि मान लीजिए एसिड और बेस का मिक्सचर लेते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसे करके आ जाता कि हमारे पास 20 ml सपोज HCl है और उसकी मोलारिटी दी गई है मान लीजिए 2 मोलर, और उसमें हमने सिर्फ 5 ml 0.1 मोलर MgOH ट्वाइस मिक्स कर दिया, और जो फाइनल मिक्सचर आता है उसकी हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है। तो जब एसिड और बेस का क्वेश्चन रहता है, मिक्सचर रहता है, तो हमें मालूम है एसिड और बेस एक दूसरे का न्यूट्रलाइजेशन करने की ट्राई करेंगे। तो हमें एडिशन की जगह क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं फिर से अगर इसे मैं पहला कंपोनेंट कह दूँ, इसे मैं दूसरा कंपोनेंट कह दूँ, तो फिर से M1V1। लेकिन अब हमें एडिशन नहीं करना है। अगर 2 एसिड है तो हम एडिशन करते हैं, 2 बेस है तो एडिशन करते हैं। लेकिन एक एसिड और एक बेस है और 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अगर 100% न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या, वो हम इसके बाद वाले किस्से में देखेंगे। यहाँ पे एसिड और बेस का मिक्सचर है, 100% न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है M2V2। तो फिर से HCl की बेसिसिटी तो एक ही है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी है वो 2 है, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इज इक्वल टू MV। तो ज़्यादातर जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से हमें छोटी वैल्यू वाला सब्सट्रैक्ट करना होता है। ऐसा नहीं कि हर वक्त एसिड का ही वैल्यू ज़्यादा रहेगा, वो तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बेस का वैल्यू ज़्यादा रहता तो मैं बेस में के मोल में से एसिड के मोल बात करूँगा। तो हमने क्या किया है, बेस में OH के मोल काउंट किए हैं, एसिड में से H+ के मोल काउंट किए हैं। तो ज़्यादा हम देख सकते हैं यहाँ पे H+ के मोल ज़्यादा रहेंगे, तो मैंने H+ में से OH मोल बात कर दिया है, और फाइनल MV। ओके, अब हमें यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कितना लेंगे हम, 20 + 5, तो हम लेंगे 25। ठीक है, तो 2 एसिड रहेगा और 2 बेस रहेगा, तो हम एडिशन करेंगे। एसिड और बेस रहेगा मिक्सचर में, तो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, तीसरा केस देख लेते हैं। मान लीजिए कि अब एसिड और बेस है, उसका 100% न्यूट्रलाइजेशन होता है। ओके, जब एसिड और बेस है, एसिड और बेस कितना 100% न्यूट्रलाइजेशन हो पा रहा है, ऐसा हम सोच लें, तो कैसे काउंट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10 ml 2 मोलर H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है मान लीजिए 3 मोलर NaOH के साथ, और हमें NaOH का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो जब 100% न्यूट्रलाइजेशन रहेगा तो हम सिंपल एसिड का जो H+ है उसका मोल और NaOH मीन्स के बेस है उसका OH का मोल का हम कंपेयर कर लेंगे। फिर से यहाँ पे H2SO4 है तो उसकी बेसिसिटी 2 रहेगी, तो हमें यहाँ पे n फैक्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी कॉमन फॉर्मूला तो ऐसा ही रहेगा कि N1 M1V1 N2 M2V2 इज इक्वल टू MV, ऐसा ही रहेगा। तो हम भी यहाँ पे कॉमन फॉर्मूला लिख सकते हैं N1 M1V1 N2 M2V2। तो हमें अगर इसे मैं 1 बोल दूँ, इसे 2 बोल दूँ, तो V2 फाइंड आउट करना है, तो हम ए वाले फॉर्मूला पर से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो 3 किस्से और अभी एक डबल डाइल्यूशन। ओके, कि मान लीजिए हमारे पास डबल डाइल्यूशन का कंसेप्ट रहता है मोलारिटी में। ओके, तो केस नंबर 4 क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सपोज मान लीजिए हमें अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया होता कि 20 ग्राम NaOH ओके पानी में डिज़ोल्व करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन बन पा रहा है वो सॉल्यूशन का फिर से 10 ml हमने अलग सेपरेट कर दिया। ओके, और ये 10 ml अलग के कोई फ्लास्क में ले लिया है और फिर से उसमें पानी ऐड करके फाइनल वॉल्यूम मान लीजिए 100 ml किया है। तो ये जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी हमें मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं उसे डबल डाइल्यूशन
वाले क्वेश्चन के थे, क्योंकि एक बार हमने यहाँ पे डाइल्यूशन किया है, एक बार हमने यहाँ पे डाइल्यूशन किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये पहला वाला जो सॉल्यूशन है, पहला केस, पहला स्टेप, उसकी मोलारिटी हम हमारे जो रेगुलर फॉर्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम मान लीजिए इसे M1 बोल देते हैं। जो पहले स्टेप में सॉल्यूशन बन पा रहा है उसकी मोलारिटी हमने ये फॉर्मूला पर से फाइंड आउट कर लेनी है। ओके, तो इसी सॉल्यूशन से हमने 10 ml निकाला है। ओके, तो ये जो 10 ml सॉल्यूशन है वो यही सॉल्यूशन है, तो सीधी सी बात है, ये जो 10 ml है उसकी मोलारिटी क्या रहेगी, M1 ही रहेगी। ठीक है, तो ये M1 हो गया, उसका हमने 10 ml अलग कर दिया है, तो ये हमारा V1 हो जाएगा। हमें इसे हम अगर 2 कह देते तो हमें V2 तो दिया गया ही है, और M2 हमें फाइंड आउट करना है। तो फिर से एक बार पहले स्टेप की मोलारिटी फाइंड आउट कर लेने के बाद जो लास्ट सेकंड स्टेप है उसमें हमें M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 ही करना है। यहाँ हम n फैक्टर नहीं जोड़ रहे, क्योंकि सेम सब्सटेंस का ही दोनों सॉल्यूशन है। ठीक है, तो M1 V1 M2 V2 मीन्स कि जो हमने 100% न्यूट्रलाइजेशन वाले में जो फॉर्मूला M1 V1 M2 V2 यूज़ किया था, ये वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करते। तो जब डबल डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट होता है तो पहले हमें पहले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेनी है, और बाद में वही कंसंट्रेशन का यूज़ करके हमें जो फाइनल सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो ये था मोलारिटी के बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ओके, लेकिन मोलारिटी के बारे में मेरे ख्याल से इतना अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या बोला था मोलारिटी के बारे में मैंने, फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन पर से हमने सिंपल सा फॉर्मूला बनाया था, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स का मतलब हमने लिख दिया था वेट बाय मोलिकुलर मास। ओके, तो हमें मोलारिटी का सॉल्यूशन इक्वेशन मिल गया था। ठीक है, मैंने ये भी बोला अगर वॉल्यूम हम मिलीलीटर में यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमें 1000 से वेट को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बाद में हमने ये भी बोला कि मोलारिटी है वो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है, लेकिन वॉल्यूम तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहता है। तो मैंने बोल दिया मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं मोलारिटी इट मे बी चेंज विद टेम्परेचर। ओके, नाउ ये भी बोल दिया जो मोल है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम रहेगा, तो हमने मोल इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कह दिया है। ओके, और बाद में हमने डिफरेंट केस लिए। पहला केस ये लिया कि मान लीजिए हमारे पास अगर 2 एसिड और 2 बेस का मिक्सचर हो, ऐसा नहीं 2 3 4 जो भी नंबर होगा तो हमें सब का समेशन करना है, कॉमन ये फॉर्मूला बता दिया। अगर एसिड बेस का मिक्सचर रहेगा तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है। अगर एसिड बेस का 100% न्यूट्रलाइजेशन रहेगा तो हमें दोनों के मोल को कंपेयर करना है। और लास्ट में हमने बताया डबल डाइल्यूशन वाला कंसेप्ट। तो डबल डाइल्यूशन में हमने क्या करना है कि पहले जो स्टेप की मोलारिटी है वो फाइंड आउट करने के बाद मुझे उसकी हेल्प से हम फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी M2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मोलारिटी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम देखेंगे नॉर्मलिटी और मोलालिटी।